आतंक के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। आज भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों के कई हिस्सों में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिन घरों में दबिश दी गई है, वहां से एनआईए ने कई डिजिटल एविडेंस को अपने साथ लिया है। इससे पहले भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। लगातार एनआईए जमात-ए इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है, लगातार एनआईए हो या एसआई हो, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है ताकि आतंक को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से समाप्त किया जाए। और जो प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी के सदस्य हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करना और जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करना। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। करीब 45 दिन के अंतराल के बाद महाराष्ट्र के दो इलाकों में फिर से हिंसक झड़पें देखने को मिली है। विदर्भ के अकोला में शनिवार की देर रात और रविवार की देर रात अहमदनगर के शेवगांव में दो गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई, पथराव किया गया और आगजनी भी हुई। अकोला में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसा का रूप लिया और दो गुटों के बीच जमकर पथराव किया गया और गाड़ियों में भी आग लगाई गई। पुलिस पर भी हमला किया गया। अकोला में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई तो दो पुलिस वालों समेत 8 व्यक्ति घायल हुए हैं। पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के अवसर पर अहमदनगर के शेवगांव में जुलूस निकाला गया था। सबसे पहले इस जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद दो गुटों में जमकर पथराव किया गया और गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। शेवगांव पुलिस ने अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया है और शहर में धारा 144 को लागू कर दिया है। वहीं अकोला शहर में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल ठप कर दी गई है और वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में एटीएस द्वारा पकड़े गए हिजबुल तहरीर यानी HUT के 7 आरोपियों का लव जिहाद एंगल सामने आया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ये 7 आरोपी ने पहले अपना धर्म बदला, इसके बाद हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया और उनका धर्मांतरण कराया। इस बात का खुलासा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एटीएस ने कार्रवाई की और अब तक हिजबुल तहरीर यानी HUT संगठन से जुड़े हुए 20 आरोपियों को जहां पर गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 आरोपी भोपाल से, 1 छिंदवाड़ा से और 5 आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से इस बात का खुलासा हुआ है कि 7 आरोपियों ने धर्मांतरण अपना किया और इसके बाद बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को का ब्रेन वॉश कराया और उनका खुद लव जिहाद किया और उनका धर्मांतरण कराया। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि इस तरह के जो लव जिहाद करने वाले या धर्मांतरण करने वाले जो भी आरोपी होंगे, उनको मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। इंटरनेट पर चल रहे फर्जी विज्ञापनों से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी परेशान है और इसी कड़ी में सचिन तेंदुलकर ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अपना नाम, फोटो और आवाज इस्तेमाल होने से सचिन काफी नाराज है। दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर की इमेज और उनकी आवाज का इस्तेमाल करके फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 426, 465 और 500 के तहत केस दर्ज किया है। सचिन ने एक ट्वीट भी किया है। इसमें SRT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से कई चीज़ें बयान की गई है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि हम कई दिनों से ये बात नोटिस कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर के नाम से अवैध तरीके से कई प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, जबकि सचिन का उनसे कोई वास्ता नहीं है। इस ट्वीट में यह भी बताया गया है कि सचिन वर्तमान में किन कंपनियों और लोगों के साथ एसोसिएटेड है। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी दफ्तरों के समय बदलने का फ़ायदा अब दिखने लगा है कि स्टडी के मुताबिक सरकारी दफ्तरों के समय बदलने से ट्रैफिक में भारी कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही ईंधन का भी बचत हो रहा है। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर के अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि 2 मई से दफ्तरों का समय बदलने से सड़कों पर भीड़ कम हुई है। इस स्टडी के बाद पंजाब सरकार अब पंजाब के दूसरे शहरों में भी अब इस तरह का डाटा जो है वो इकट्ठा कर रही है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को भी कहा गया है कि वह अपने अपने शहरों का डाटा जो है वो सरकार को सौंपे। पंजाब सरकार द्वारा दफ्तरों का समय बदलने का फ़ायदा न सिर्फ
सड़कों पर बल्कि बिजली खपत में भी देखने को मिल रहा है। PSPCL ने सरकार को बताया है कि पीक लोड दोपहर 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है और ये जहां तक सरकार ने जब से सरकारी दफ्तरों का समय बदला है उससे जो बिजली विभाग है उसको 300 से लेकर 350 मेगावाट की जो खपत होती थी उसकी बचत हो रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। 10 राजाजी मार्ग दिल्ली का मल्लिकार्जुन खड़गे का रेसिडेंस, कांग्रेस का नया पावर सेंटर, जहां इस बात का फैसला होना है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, सिद्धारमैया या DK शिव कुमार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने रविवार को अपने नए विधायकों की बैठक बुलाई। CLP की बैठक में विधायक दल के नेता के बारे में फैसला होने की संभावना जताई जा रही थी कि जो राज्य का नया मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और KPCC प्रमुख DK शिव कुमार रेस में सबसे आगे हैं। इस बात की संभावना है कि दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। शिव कुमार ने कहा कि पार्टी कैडर ने कड़ी मेहनत की है और ये सामूहिक नेतृत्व का परिणाम है। मैं सिद्धारमैया सहित सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कांग्रेस नेतृत्व से वादा किया था, कर्नाटका आपकी झोली में दूंगा। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच की लड़ाई जग जाहिर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तय किया था कि चुनाव के दौरान दोनों नेता एक साथ दिखें, एकजुट दिखें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए कर्नाटक कांग्रेस की एकता भी न टूटे और पार्टी को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिल जाए? DK शिव कुमार ने अपने दावेदारी में एक कदम भी पीछे नहीं खींचा है। उनका मानना है कि ऐसे दौर में वो पार्टी के लिए त्याग करते आए हैं जब पार्टी को उनके त्याग की बहुत ज़रूरत थी। आज जब अच्छे दिन आए हैं तो फिर उनकी दावेदारी को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? सिद्धारमैया के समर्थक आश्वस्त हैं कि CM की कुर्सी उन्हें ही मिलने वाली है और बताया ये जाता है कि उनके आश्वस्त होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बैठक रविवार को विधायकों की हुई है उसमें उन्हें विश्वास है कि ज़्यादातर विधायकों ने उनका ही नाम लिया था। सभी कर्नाटक वासियों को इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला अपने पड़ोसी के हक में जाता है या फिर सिद्धारमैया के। इस प्रश्न का जवाब खड़गे कैसे देते हैं, सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। नलिन कुमार कटील ने ये कहते हुए इस्तीफे की पेशकश की है कि वो हार की जिम्मेवारी लेते हैं, जिसमें बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी वहाँ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। इस बीच खबर ये है कि अब बीजेपी वोकालिगा समुदाय से जुड़े शोभा करंदलाजे, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उन्हें अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इतना ही नहीं, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसे लेकर भी बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। VS बोम्मई, वासवराज बोम्मई के नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव लड़ा गया था और जाहिर तौर पर वो चुनाव हारे हैं। तो इस तरह से लगातार कर्नाटक को लेकर बीजेपी में भी बैठक का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। क्यों हारे चुनाव, इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन आगे लोकसभा चुनाव में स्थिति खराब न हो, वहां से मैक्सिमम सीट आ सके, इसको लेकर बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों पार्टियों की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले सभी चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या महानगर पालिका चुनाव, तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाके में तैयारी का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, उस पर भी चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे जनता के बीच में ले जाना है या अदालत में इसको आगे कैसे ले जाना है, इस पर भी चर्चा हुई। महाविकास अघाड़ी के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कर्नाटक में 40% करप्शन की सरकार है तो महाराष्ट्र में 100% करप्शन की सरकार है। मैं राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अगर आपका फोन चोरी या गुम हो जाए तो घबराइएगा मत, क्योंकि अब सरकार आपका फोन ढूंढ निकालेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार ने
संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है, जो कल यानी 17 मई को शुरू हो जाएगी। वो ऐप जिसके माध्यम से आप खोए हुए फ़ोन, चोरी हुए फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसे केंद्रीय मंत्री, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोगों को एक सौगात दी है। बताया ये जा रहा है कि 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। इस मौके पर संचार साथी पोर्टल को भी जो लोगों के बीच में रख दिया जाएगा, जिसके जरिए यूज़र अपने फ़ोन को ढूंढने के साथ ब्लॉक भी कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि उनके कार्ड पर कितने नंबर एक्टिव हैं। इसके साथ ही एप्पल के एक फीचर फाइंड माई फ़ोन की तरह अब लोग एंड्रॉयड फ़ोन में भी अपने फ़ोन का पता लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि जब ये पोर्टल लोगों के लिए सामने आएगा, यूज़र इसका इस्तेमाल करके अपने खोए हुए फ़ोन यानी चोरी या गुम हो जाता, कहीं नहीं मिल पाता, इसके माध्यम से उसको तलाश पाएंगे। कैमसन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल से दर्दनाक एक घटना सामने आई है और घटना इस तरह का है कि लोगों का दिल दहला देने वाला है। उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला एक शख्स को 5 महीना पहले 2 बच्चे पैदा हुए थे और बच्चों का तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पे हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान 16,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बाद उसमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो शख्स नीचे सिलीगुड़ी हॉस्पिटल के पास आता है और अपने बच्चे को डेड बॉडी ले जाने के लिए उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने उससे 8,000 रुपया मांगते हैं और उस शख्स के पास एक पैसा नहीं रहता है। वो शख्स क्या करता है कि अपने बच्चे की डेड बॉडी को एक बैग में रखता है और बैग को लेकर एक प्राइवेट बस से उत्तर दिनाजपुर पहुंचता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में मानवता नाम की चीज नहीं रह गई है। जहां पे एम्बुलेंस की भाड़ा हजारों रुपया होना चाहिए था, वहां पे एम्बुलेंस वाले मनमानी पैसा 8,000 रुपया वसूल रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से हमलावर किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए, लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ हत्याकांड को आज 1 महीना गुजर गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया है। अतीक अशरफ हत्याकांड की विवेचना में जुटे न्यायिक आयोग ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। आयोग की ओर से 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें उन्हें अपना बयान लिखित में दर्ज कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। जिन 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें धूमनगंज थाने के वो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो वारदात के दिन अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे। इनमें इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक शामिल है। इन सभी को नोटिस जारी कर बताया गया है कि वो अपना बयान लिखित में आयोग के समक्ष उपलब्ध करा दें। इसके बाद से संबंधित पुलिसकर्मी शपथ पत्र तैयार करने में जुट गए हैं। उधर आयोग मीडिया कर्मियों को भी बयान के लिए नोटिस जारी कर चुका है। इसके साथ जल्द ही कॉलविन अस्पताल के उन डॉक्टर्स को भी नोटिस जारी किया जाएगा जो घटना के दिन ड्यूटी पर तैनात थे। आयोग को अपनी रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर दाखिल करनी है, जिसमें से 1 महीने का वक्त गुजर गया है। लिहाजा आयोग के पास अपनी जांच पूरी करने के लिए अब 30 दिन का वक्त बचा है। इसको देखते हुए आयोग ने भी अपनी जांच को तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब में बेअदबी की घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला गुरुद्वारा साहब के पवित्र सरोवर के ऊपर बैठकर शराब का सेवन कर रही थी, शराब पी रही थी और इसका विरोध वहां पर आई हुई संगतों ने शुरू कर दिया। तो इसके बाद वहां के सेवादारों को बुलाया गया और सेवादारों के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर आया हुआ एक सेवक अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ ताबड़तोड़ इस महिला के ऊपर फायर कर देता है। 5 फायर होते हैं, जिनमें से 3 या 4 इस महिला को लगते हैं और महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है और महिला की पहचान परमेंद्र कौर के तौर पर होती है। तो वहीं पर महिला के ऊपर गोली चलाने वाला निर्मलजीत सिंह होता है और अब क्योंकि पुलिस ने 302 का मामला करने के बाद जांच शुरू कर दी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 70-80 के दशक में बॉलीवुड की पहली पसंद रह चुकी कश्मीर घाटी एक बार फिर से बड़े पर्दे, वेब सीरीज और दूसरे फिल्मों में नजर आने लगी है। पर्यटन विभाग ने पूरे जम्मू कश्मीर में 300 ऐसी जगह चिन्हित की है जो फिल्म निर्देशकों और दूसरे सॉन्ग्स व वेब सीरीज बनाने वालों को सामने रखी जाएगी, ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उन्हें फॉरेन कंट्रीज से भी ज़्यादा खूबसूरत
जगह मिले और पर्यटन उद्योग में जुड़े लोग भी इसको लेकर जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वही अधिकारियों का मानना है कि जो अब कुछ दिनों बाद कश्मीर घाटी में टूरिज्म से संबंधित G20 की अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने वाली है, उसमें उनकी कोशिश रहेगी कि अब बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर का प्रचार किया जाए, क्योंकि यहाँ इतनी खूबसूरत जगहें हैं जो बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड को भी काफी भा सकती है और इसको लेकर सारी तैयारियां अपने जोरों पर नजर आ रही है। कैमरामैन मुस्तफा रशीद के साथ आसूफ नगर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में एमपी टूरिज्म के तमाम होटल और रेस्टोरेंट में अब से वेज और नॉन वेज खाना अलग अलग बनाया जाएगा। इसको लेकर एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राज्यसभा के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने एक पत्र लिखा था पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को, जिसको लेकर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने सख्ती से इसका पालन भी किया और सख्ती से निर्देश भी दिए। जो FSSAI के जो नॉर्म्स हैं, जिसके तहत चाकू या चॉपिंग मशीन या फिर फ्रिज या डीप फ्रिज, ये तमाम चीज़ें अलग अलग रखी जाएं और इनके किचन भी अलग अलग तैयार किए जाएं। जिसके बाद अब ये आदेश जारी किए गए हैं कि एमपी में जितने भी होटल हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उनमें जो खाना दिया जाएगा, वो जो खाना बनाया जाएगा वो दरअसल वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।